तो हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल एंड आज ये जो वीडियो है इससे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टॉपिक हो ये जो सब्जेक्ट है उसको चालू करेंगे। फर्स्ट यूनिट आज हम पढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों का पिछले कंपाइलर डिज़ाइन एग्जाम्स को लेके बहुत सारे लोगों का रिव्यू आ रहा था कि सर आपने जो सर और मैम ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए उसमें 70 to 80% जो क्वेश्चन थे फंसे थे एग्जाम्स में। लाइक मैम ने मल्टी पास और सिंगल पास कंपाइलर पढ़ाया था। मैंने थ्री एड्रेस कोड पढ़ाया था, क्वाड्रपल ट्रिपल्स ये सब पढ़ाए थे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो गया ये सब। मतलब 70 to 80% ऑफ द टॉपिक जो है वो वीडियोस में से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने निकाले थे आप लोगों की। सो आज के इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा। इसमें से कि मैंने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं और वो 6 इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 12 to 16 मार्क्स आपके फर्स्ट यूनिट से सिक्योर हो ही जाएंगे, वो तो बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट। शेयर स्क्रीन कर दूं। सो या सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 के। पहला है वाटरफॉल मॉडल। दूसरा है स्पाइरल मॉडल। तीसरा है 3 R's ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर रैड एंड जैड मॉडल। फिर एजाइल मॉडल। और फिर रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 4 नंबर के में फंस सकता है। बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो 8 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, 8 मार्क्स 8 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें कि स्पाइरल मॉडल एंड ये एजाइल मॉडल और वाटरफॉल, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि मैं ज्यादातर में आते ही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से। पहला टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल, तो बेसिकली इज द मॉडल waterfall model is a software development model used in the context of large complex projects, typically in the field of information technology. सपोज करो आपको कोई मतलब आप किसी कंपनी में हो और आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है। ये वाटरफॉल मॉडल पहले छोड़ो, पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। क्या पढ़ना है इसमें? आ, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो। वो कंपनी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देगी, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप किन किन स्टेप से गुजरोगे? राइट, पहले कि आप क्लाइंट से पूछोगे कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाना है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। राइट, उसके बाद आप देखोगे आपके पास वो सब टेक स्टैक यूज है कि नहीं, आपके पास वो एम्प्लॉय है कि नहीं जो वो प्रोजेक्ट बना सकता है। ये सारी चीजें जो होते हैं, ये सब स्टेप से जो गुजरना होता है उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाटरफॉल मॉडल बहुत पुराना मॉडल है, बेसिक मॉडल था सबसे पहले जो बना था। तो ये पहला मॉडल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बना था। तो इसका डेफिनेशन है कि द वाटरफॉल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, टिपिकली इन द फील्ड ऑफ आईटी। राइट, मतलब वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो गया या लार्ज बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है उस वो सब प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं। पहले की बात है, अभी तो अजाइल मॉडल यूज करते हैं ज्यादातर, बट वाटरफॉल मॉडल भी अभी यूज होता है, बट स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादातर हम अजाइल मॉडल यूज करते हैं। राइट, तो ये हो गया कि पहले के टाइम पे जो वाटरफॉल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल था जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता था। राइट, it is categorized by a structured sequential approach to project management and software development. राइट, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में यूज होता है। इसका जो डायग्राम भी है वो एक वाटरफॉल के मॉडल पे है, पहले ऐसे जाएगा फिर नीचे फिर वाटरफॉल के मॉडल पे है। वाटरफॉल जैसे गिरता है ऐसे ऐसे, सेम ऐसे ही इसका डायग्राम भी है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। राइट, ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था? वाटरफॉल मॉडल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर और सिक्वेंशियल अप्रोच को यूज करता है टू मैनेज द प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। राइट,
फिर इसमें है फेजेस ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, मतलब वाटरफॉल मॉडल्स के क्या क्या फेज होते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल एक क्लासिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, जो कि पहले विंस्टन डब्ल्यू रॉयस ने 1970 में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। ये विंस्टन डब्ल्यू रॉयस ने 1970 में ये इजाद किया था कि भाई अब तुमको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना है, तुम कहाँ इधर उधर भटकोगे, इससे अच्छा एक मॉडल बना लो, सब कोई उसी को फॉलो करेंगे, राइट। सो ये एक लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, जिसमें बहुत सेवरल फेसेस होते हैं दैट मस्ट बी कंप्लीट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब कि ये जो फेज बन रहा है, ऐसे जा रहा है वाटर। अब आप भी सोचो कि अगर वाटरफॉल ऐसे गिर रहा है तो पहले यहाँ गिरेगा, फिर ऐसे सीक्वेंस वाइज में जाएगा ना, ये नहीं कि इधर गिरेगा फिर इधर जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। वही बोल रहा है कि सीक्वेंस और स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई कि इसको किसने इजाद किया था, विंस्टन डब्ल्यू रॉयस ने, राइट। ये सारे जो है इसके फेजेस हैं, तो एक एक करके फेजेस पढ़ लेते हैं। पहला फेज है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग and analysis, right? So the first phase involves gathering requirements from stakeholders and analyzing them to understand the scope and objective of the project, right? So obvious चीज है कि आप पहले अगर क्लाइंट से ये चीज कर लेते हो, पहले पूछ लेते हो कि आप को क्या बनाना है, उसके लिए स्टेक होल्डर से बात कर लेते हो, क्या 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 रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या चीजें होंगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये है कि पहले आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लो कि क्या क्या चीजें आप लोग को चाहिए रहेंगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ताकि बाद में चल के आपके पास ये ना हो कि इसका स्टॉक खत्म हो गया, ये हो गया, ऐसा मतलब दिक्कत ना है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, राइट। दूसरा पॉइंट है डिजाइन। Once the requirements are understood, the design phase begins. This involves creating a detailed design document that outlines the software architecture, user interface, and system component. Like पहल आप लोग ने सारे जो ये रिक्वायरमेंट्स थे वो गैदर कर लिए। अब आपको एक बेसिक बोले तो एक प्रोटोटाइप या एक सिस्टम आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा कि किस तरह आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिहेव करेगा। उसका यूजर इंटरफेस बनाओगे आप, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एंड उसका ईआर मॉडल, और उसका सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सब बना के आप क्लाइंट को दिखाओगे कि ऐसे ऐसे काम करेगा और ऐसे ऐसे चीजें इसमें वर्क करेंगे, राइट। ये हो गया। फिर तीसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब क्लाइंट ने आपका डिजाइन ओके कर दिया, तो उसके बाद आप उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करोगे ताकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बन पाए अपना, ठीक है। तो द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन्वॉल्व्स कोडिंग द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। जो भी डिजाइन आपने बनाया था, जो भी ईआर डायग्राम या क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सिस्टम आर्किटेक्चर बनाया था आपने, उसके बेसिस पे आप जो है पूरा अपना इम्प्लीमेंटेशन करोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, राइट। This phase also includes unit testing to ensure that each component of the software is working as expected. मतलब कुछ कुछ इसमें हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे ताकि हमको पता चले कि जो हमारा सॉफ्टवेयर वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, राइट। तीन फेज हो गए। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन। फिर चौथा फेज आता है, ऑब्वियसली जब पूरा सॉफ्टवेयर बन गया अब उसको टेस्टिंग पे भी डालना पड़ेगा। लाइक आप सब पबजी खेलते होंगे, तो जब पबजी का लिविक मैप आया था तो बीटा वर्जन आया था, क्योंकि वो अभी टेस्ट कर रहे थे, कस्टमर मतलब जो प्लेयर्स हैं उनसे फीडबैक ले रहे थे कि मैप कैसा है, राइट। तो वही हमने को भी टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इन द टेस्टिंग फेज द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड एज अ होल टू एंश्योर दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। टेस्टिंग में यही करते हैं कि हम कस्टमर से मतलब पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कहीं पे कुछ डिफेक्ट या कहीं पे कुछ एरर वगैरह नहीं है ना। उसके बाद जब पूरा हमको तसल्ली मिल जाता है कि टेस्ट भी हो गया, टेस्ट भी सही है, इम्प्लीमेंटेशन भी सही है, डिजाइन वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर, लाइक अगर आप भी कुछ बना रहे हैं तो कहीं क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं, AWS हो गया, Azure हो गया, राइट, हेरोकू हो गया, ये सब क्लाउड पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। So the once the software has been tested and approved, it is deployed to the production environment, right? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको मतलब टाइमली उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं जा कुछ बग्स वगैरह तो नहीं आ गए, कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, राइट। ये सब चीजें जो होती हैं ये सब मेंटेनेंस के अंदर आते हैं, राइट। ये इसका डायग्राम है वाटरफॉल मॉडल का, राइट, जिसमें पहला है फीजिबिलिटी स्टडी, पहले स्टडी करोगे क्या है, फिर रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर मतलब इम्प्लीमेंटेशन, और फिर क्या है, फिर टेस्टिंग है, और फिर मेंटेनेंस है, राइट। ये हो गया, ये इसका डायग्राम था। वाटरफॉल मॉडल में वाटरफॉल की तरह ही चल रहा है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है इसमें, राइट। ये हो गया। सो ये सारी चीज़ें थी वाटरफॉल मॉडल का। आई होप आपको वाटरफॉल मॉडल समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पाइरल मॉडल, राइट। तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है? स्पाइरल जैसे कि वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल की तरह बिहेव करता था, ऐसे ऐसे जाता था, वैसे स्पाइरल मॉडल स्पाइरल की तरह मतलब गोल गोल घूमेगा, राइट। बेसिकली एक लूप की तरह काम करता है। सो स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। बेसिकली इसमें जो है हम रिस्क को हैंडल करने के लिए सपोर्ट करता है, इसलिए इसको ये जो है वाटरफॉल मॉडल के एक ड्रॉबैक था कि वो रिस्क मैनेजमेंट में यूज नहीं होता, तो उसके लिए नया मॉडल इजाद हो जिसका नाम था स्पाइरल मॉडल, राइट। रिस्क कैसे मैनेज होगा अब इसमें? तो बेसिकली एक लूप बनाएगा ना, तो मतलब जैसे गोल गोल घूमते घूमते बार बार हर प्रोसेस से घूमेगा, ठीक है। तो हर प्रोसेस घूमेगा तो हमें पता चल जाएगा किस प्रोसेस पे, मतलब पहली बार में अगर डिफेक्ट नहीं पकड़ाया तो दूसरी बार में पकड़ाएगा, दूसरी में तीसरी बार में पकड़ाएगा, ऐसे। सो इट in its diagrammatic representation, it looks like a spiral with many loops. The exact number of loops of the spiral is unknown and can vary from project to project. Each loop of the spiral is called a phase of the software development process, right? सो बहुत सारे लूप्स होते हैं, वो हम पता नहीं कितने लूप्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। सपोज एक छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें सपोज 4 लूप पे काम चल गया, राइट। बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर 10 लूप पे भी काम नहीं चला, ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। सो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे, राइट। ये हो गया। फिर आते हैं फेजेस ऑफ सॉफ्ट स्पाइरल मॉडल। So the spiral model एक risk driven model है, meaning the focus is on managing risk through multiple iterations of the software iterations. It consists of following. मैंने बताया था ना कि मल्टीपल आइटरेशन मतलब घूमते घूमते ये जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्व करता है, ठीक है। बताया था मैंने लूप के फॉर्म में। सो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर ये फॉलोइंग फेज है, यहाँ पे पहला फेज है प्लानिंग, फिर रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, इवेल्युएशन, प्लानिंग, फिर स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो प्लानिंग पहला फर्स्ट फेज ऑफ स्पाइरल मॉडल इज द प्लानिंग फेज वेयर द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड, अ प्लान इज क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द स्पाइरल मॉडल। एक और चीज कि अगर वाटरफॉल मॉडल में एक बेनिफिट ड्रॉबैक ये था कि अगर आपको कुछ भूल गए आप, हाँ, कुछ इस बीच में जैसे डिजाइन में कुछ ऐड करना भूल गए, तो और आप अभी पहुंच गए हो ये टेस्टिंग फेज में, तो आप इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपका पूरा प्रोजेक्ट बन गया है क्योंकि, राइट। सो इसमें ऐड नहीं कर चाहिए, एक ड्रॉबैक था इसका। तो क्योंकि इसमें जो है मेन प्लानिंग नहीं होती थी, राइट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गैदर करके हम डायरेक्ट डिजाइन बना देते थे। लेकिन इसलिए जो है स्पाइरल मॉडल में यहाँ पे हम लोग पहले प्लान कर ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें बनेंगी, राइट। द फर्स्ट phase of the spiral model is the planning phase, where the scope of the project is determined and a plan is created for next iteration of the spiral। मतलब कि पहले जो है हम प्लान बना ले रहे हैं कि कैसे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अपन जो है मतलब नेक्स्ट आइटरेशन का प्लान बना रहे हैं, पहला आइटरेशन को छोड़ के। पहला आइटरेशन कर लिया अपन, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन जो हो रहा है उसका प्लान करने की कैसे कैसे करना है अपने को। फिर दूसरा है रिस्क एनालिसिस। In the risk analysis phase, the risks associated with the project are identified and evaluated। फिर दूसरा फेज है कि रिस्क एनालिसिस, मतलब कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजों में, राइट। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं अपन रिस्क एनालिसिस में। फिर है तीसरा इंजीनियरिंग। इन द इंजीनियरिंग फेज द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड इन द प्रीवियस आइटरेशन। एक आइटरेशन हो गया सपोज, अब उसमें क्या क्या कमियां थी वो सब का जो मतलब रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हम गैदर करके हम पूरा मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कुल मिला के ये इम्प्लीमेंटेशन फेज हो गया, राइट।
फिर आता है इवैल्यूएशन फेज। अब इवैल्यूएशन फेज में क्या है? इन द इवैल्यूएशन फेज द सॉफ्टवेयर इज इवैल्यूएटेड टू डिटरमाइन इफ इट मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड इफ इट इज ऑफ हाई क्वालिटी। मतलब इवैल्यूएट करते हैं कि ये सारे जो है कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स, जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट होगी उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हाई क्वालिटी का है कि नहीं। फिर और द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ स्पाइरल बिगिंस विद द न्यू प्लानिंग फेज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब अगर कस्टमर कुछ बोलेगा कि नहीं मेरे को इसमें कुछ भूल गया था, मैं इसमें कुछ और ऐड करना है, तो जो नेक्स्ट आइटरेशन, सपोज एक आइटरेशन हो गया, उसमें हम लोग को पता चला क्या क्या कमियां थी, हम उसको कवर करके दूसरा आइटरेशन चलाएं। दूसरा इटरेशन के बाद हम इवेल्युएट की कस्टमर को देखिए इसमें और कुछ ऐड करना है कि नहीं। तो वो कुछ बोलेगा कमियां रहेंगी, तो हम उसको इम्प्रूव, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको गैदर करके हम एक और लूप चलाएंगे, एक और इटरेशन करेंगे, उसमें हम फिक्स करेंगे ये सब। ठीक है, ये हो गया 6। द स्पाइरल मॉडल इज ऑफन यूज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज इट अलाउज फॉर ए मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। राइट। बेसिक तो ये इसका डायग्राम है। पहले ऑब्जेक्टिफाई करना, फिर आइडेंटिफाई द एंड रिजॉल्व रिस्क, फिर डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, फिर रिव्यू एंड प्लान द नेक्स्ट फेज। राइट। सो बेसिकली बोलूं तो वाटरफॉल मॉडल, और इसमें यही है कि वाटरफॉल मॉडल में अगर आप कुछ भूल गए हो तो आपको सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग से एंड तक बनाना पड़ेगा, वहां पे बीच में आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। लेकिन ये स्पाइरल मॉडल में आप बीच में अगर कुछ आया तो आप एक और लूप चला सकते हो उसको ठीक करने के लिए। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। राइट। नेक्स्ट आता है एजाइल मॉडल। राइट। एजाइल मॉडल। सो डेफिनेशन: the agile model, also known as agile software development, is an iterative and flexible approach to software engineering that emphasizes collaboration, adaptability, and customer satisfaction. It was designed to address the limitation traditional sequential development methodologies such as waterfall model. बेसिकली एजाइल मॉडल इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ये जो है, ये वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल आइटरेटिव अप्रोच, ये सारे जो मॉडल्स बने थे इनका जो ड्रॉबैक्स था उनको ओवरकम करने के लिए अजाइल मॉडल बना था। राइट। और अजाइल मॉडल आज तक यूज होता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। ये बेसिकली सारे चीजों का ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। राइट। अजाइल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, ये याद रखेंगे सब। So the steps involved in agile model are: पहला है requirements gathering, दूसरा design the requirements, construction iteration, testing quality, deployment, feedback. Right. So पढ़ते हैं कि करके क्या होता है। So in this step, development team must gather the requirements by the interaction with the customer. Development team should plan the time and effort needed to build the project. Based on the information, you can evaluate technical and economical feasibility. मतलब पहला था रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो टीम है जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, बेसिकली वो सारे रिक्वायरमेंट्स मतलब कस्टमर से ले लेंगे, और फिर वो एक प्लान बनाएंगे कि इस टाइम पे इतना चीज हो जाना चाहिए, किस टाइम इतना टाइम पे इतना चीज हो जाना चाहिए। राइट। तो वो एक बेनिफिट है कि इसमें टाइम और एफर्ट कितना लगेगा ये सब पहले ही प्लान कर लेते हैं। दूसरा है डिजाइन द रिक्वायरमेंट्स। In this step, development team will use user flow diagram and high level UML diagrams to show the working of new feature and show how it will be applied to the existing software. इसमें भी मतलब ये जो डिजाइन द रिक्वायरमेंट्स, इसमें बेसिकली अपन क्लास डायग्राम, ईयर डायग्राम, एंटिटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, और ये सब बना लेते हैं, एक्टिविटी डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सब कैसे हम सॉफ्टवेयर जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वैसा कुछ बन पाएगा या नहीं। और वायर फ्रेमिंग एंड डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस आर डन इन दिस फेज। वायर फ्रेम बना लेते हैं और यूजर इंटरफेस भी इसी फेज में डिजाइन द रिक्वायरमेंट में बना लेते हैं। राइट। फिर आता है कंस्ट्रक्शन एंड आइटरेशन। इन दिस स्टेप, डेवलपमेंट टीम मेंबर्स start working on their project which aims to deploy a working product. बेसिकली ये जो था अपना एजाइल मॉडल है, इसमें हम लोग सपोज अब एक प्रोजेक्ट है, इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
राइट। अब पहला टीम जो है वो अपना कुछ पार्ट हैंडल करेगा, दूसरा टीम दूसरा पार्ट हैंडल करेगा, तीसरा टीम तीसरा पार्ट हैंडल करेगा, चौथा टीम चौथा पार्ट हैंडल करेगा। बेसिकली जो प्रोजेक्ट था इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड किए। राइट। और चार पार्ट को चार अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिए। लाइक भाई तू फ्रंट एंड देख ले, तू कनेक्टिविटी देख ले, तू डिजाइनिंग देख ले, तू बैक एंड देख ले। राइट। ऐसे चार पार्ट्स में डिवाइड करके अपन ने प्रोजेक्ट को बनाया है। राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन इटरेशन फेज में सबको डिवाइड हो जाता है काम, और सारे काम जो है सब अपना अपना देख लेते हैं, अपना अपना करते हैं पूरा। राइट। इसमें कोई मतलब वो नहीं होता। फिर आता है टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। फिर हम जो प्रोजेक्ट बन गया, अपना चार टीम बना लिए, फिर उसको टेस्ट करेंगे, अलग अलग चीजों को अलग अलग टेस्ट करेंगे। राइट। यूनिट टेस्टिंग द प्रोसेस चेकिंग स्मॉल पीस ऑफ कोड टू एंश्योर दैट, वही कि हर इंडिविजुअल जो आदमी बनाए, इंडिविजुअल जो टीम बनाया है उसको इंडिविजुअली अपन टेस्ट करते हैं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब जितना सब बन गया, सब टेस्ट हो गया। अब सबको हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड किए थे, चार पार्ट्स को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे। उसके बाद वो जो पूरा सॉफ्टवेयर बना है अपना चारों पार्ट्स को मिला के, उसको हम टेस्ट करेंगे। राइट। ये हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग, गोल इज टू एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एंड दैट इज वर्क करेक्टली इन ऑल पॉसिबल सिनेरियो। मतलब वेरियस सिस्टम्स में भी चलना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, और सारे जो सिनेरियोज है उसको उसमें हम लोग को उसमें प्रॉपरली काम करना चाहिए अपना सॉफ्टवेयर बेसिकली। फिर आता है डेप्लॉयमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम जो है डिप्लॉय करेगी प्रोजेक्ट को। फिर और आता है फीडबैक। फीडबैक एक लास्ट स्टेप है अजाइल मॉडल का, जिसमें कि हम लोग कस्टमर से को दे के सॉफ्टवेयर का फीडबैक लेते हैं। राइट। ये हो गई अजाइल मॉडल। अजाइल मॉडल के ये डायग्राम्स हैं कि पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे रिक्वायरमेंट्स को, कंस्ट्रक्शन आइटरेशन, टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस, डिप्लॉयमेंट, फीडबैक। फिर लूप फिर चलेगा, ऐसी जो लूप चलता रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। राइट। पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है भाई। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज जनरली never directly involved in producing the end product, but he controls and manages the activities involved in the production. He is aware of all the phases of software development life cycle that the software would go through. बेसिकली आपकी मम्मी है, आपको खाना बनाने बोली है। राइट। अब मम्मी को तो पता है कि कहाँ पे सब सामान पड़े हैं, कैसे बनेगा। आपको बिरयानी ही बनाने बोलती है मम्मी, तो आपको तो पता ही है मम्मी को तो सब पता है कि कहाँ पे सब मसाले रखे हैं, कहाँ पे कहाँ क्या इसमें क्या बिरयानी में क्या क्या डलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पानी डालेगा, कितना चावल लगेगा। राइट। लेकिन आपको नहीं पता है ना। तो बेसिकली मम्मी जो है आपको एक प्रोजेक्ट दी है, और मम्मी उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, जो कि मॉनिटर करती है सारी चीजों को। उसको मम्मी को पता है कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, कहाँ पे कैसे सब काम करना चाहिए। राइट। पूरा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट है, वो मम्मी देख रही है, और आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हो। ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो मॉनिटर करता है सारी चीजें। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। Proper project management is essential for the successful completion of a software project, and the person who is responsible for it is called project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो कि पूरा प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने में हेल्प काम करता है। राइट। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल होता है फॉर कंप्लीशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, और जो पर्सन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया रहता है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं, और जो मॉनिटर करता है। और उसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैनेजिंग पीपल एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट। मैनेजिंग पीपल मतलब एक प्रोजेक्ट लीडर की तरह एक्ट करेगा, सारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उससे बात करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेज करेगा। और मैनेजिंग प्रोजेक्ट मतलब सारे जो कैसे प्रोग्रेस हुआ है, प्रोजेक्ट कितना तक पहुंचा है ये देखेगा, हर फेज पे रिस्क कितना आ रहा है वो देखेगा, और टाइम और बजट को मैनेज करना, ये सारी चीजें होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के काम का। राइट। राइट। सो फिर आता है 3 आवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये 4 नंबर और 8 नंबर दोनों में आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। बेसिकली 3 आर जो होते हैं वो होते हैं रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस। राइट। पहला है, देखते हैं रीयूजेबिलिटी क्या होता है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, मॉड्यूलर डिजाइन, लाइब्रेरीज एंड कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। राइट। मॉड्यूलर डिजाइन,
ब्रेकिंग डाउन सॉफ्टवेयर इनटू रीयूजेबल मॉड्यूल्स, एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, उसको जो है हम लोग ब्रेक करते हैं वेरियस पार्ट्स में ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। अब बना बनाया सॉफ्टवेयर है तो उसका एक कॉपी कर लेते हैं बेसिकली, और उस कॉपी को हम लोग डिवाइड करते हैं वेरियस पार्ट में ताकि उसको रीयूज कर सके इसके सारे जो डिजाइन वगैरह है। फिर आता है लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, यूटिलाइज एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स टू अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील। बेसिकली जो पहले से बने हुए एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं उसको यूज करते हैं इसमें, ताकि हमको मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करना पड़े। रियूजेबल है, रीयूज ही नाम है, तो हम ये बना बनाया चीज़ों यूज करेंगे। फिर आता है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फिर आता है रिलायबिलिटी, दूसरा आर, रिलायबिलिटी। ये बेसिकली होता है एरर हैंडलिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन, प्रिवेंट क्रैशेस। टेस्टिंग में यूज होता है ताकि टेस्ट अच्छा से हो, ताकि हम हमारा जो सॉफ्टवेयर वो रिलायबल रहे। और फॉल्ट टॉलरेंस, जो भी फॉल्ट हो रहे हैं वो उसको अच्छे से हमारा जो सॉफ्टवेयर वो हैंडल कर पाए, या मतलब फेलियर जितने भी उसको हैंडल कर पाए। ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें ओवरकम होंगी तभी हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल रहेगा, राइट। फिर आता है रोबस्टनेस, इसमें होता है डिफेंसिव प्रोग्राम, राइटिंग कोड एंड एंटिसिपेट्स हैंडल्स वेरियस सिनेरियोज एंड इनपुट कंडीशंस। बेसिकली अपना जो कोड है वो डिफेंसिव होना चाहिए ताकि कोई एरर वगैरह आए तो मतलब उसको रोक पाए, उसको हैंडल कर ले। एक्सेप्शन हैंडलिंग होना चाहिए अपने कोड में बेसिकली, राइट। और इनपुट वैलिडेशन में जो भी इनपुट दे रहे हैं हम लोग वो वैलिडेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, राइट। ये हो गया 3 आवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है रैड मॉडल। रैड का फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, राइट। तो ये देखते हैं ये क्या है रैड मॉडल। Definition: RAD is a linear sequential software development process model that emphasizes a concise development cycle using an element-based construction approach. ये बेसिकली एक एलिमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच होता है जो कि एक डेवलप जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको एक कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करता है, राइट। If the requirements are well understood and described and the project scope is constrained, the RAD process enables a development learn to create a fully functional system within the concise time period. अगर अपने को सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता है क्या है, ठीक है, सारे रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब्ड है अच्छे से, प्रोजेक्ट क्या कहना चाह रहा है, प्रोजेक्ट कितना बनना चाहिए, राइट, सब कुछ पता है अपने को, ऑल टोटल चीजें प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम रैड मॉडल का यूज करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि सपोज 2 to 3 मंथ्स का टाइम मिला है अपने को, तो हम रैड मॉडल का यूज करके उसको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बना सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि सारी चीजें अगर अपने को पता है तो रैड मॉडल जो है वो एक कंसाइज टाइम में, कम टाइम पीरियड में फुल्ली फंक्शनल सिस्टम बना के देता है, राइट। ये वेरियस फेजेस ऑफ रैड आर एस फॉलोज। पहला बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर, राइट। एक एक करके देखते हैं अब ये क्या है। पहला है बिजनेस मॉडलिंग। द इंफॉर्मेशन फ्लो among business functions is defined by answering questions like what data drives the business process, when the data is generated, who generated, where does the information go, who process it, and so on, right। सो बेसिकली बिजनेस मॉडलिंग में हम क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट से कि डेटा कहाँ से जनरेट हुआ, डेटा को कौन जनरेट किया, कहाँ जाएगा डेटा, कौन प्रोसेस करेगा ये सबको, राइट, ये सब हो गए। फिर डेटा मॉडलिंग आता है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम बिजनेस मॉडलिंग इज रिफाइंड इनटू अ set of data objects entities that are needed to support the business. The attributes are defined and the relation between, बेसिकली डेटा मॉडलिंग में हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। जो भी डेटा बिजनेस मॉडलिंग से आया अपने पास उसको बेसिकली हम एंटिटी और एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करते हैं और फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना देते हैं। फिर आता है प्रोसेस मॉडलिंग। द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन द डेटा मॉडलिंग phase are transformed to achieve the data flow necessary to implement a business function. Processing descriptions are adding, modifying, deleting और retrieving data object. बेसिकली इसमें हम जो भी डेटा हम फ्लो हो रहा है, डेटा का फ्लो देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। उसमें कुछ कंपोनेंट्स या प्रोसेसिंग चीज़ें ऐड करनी है, मॉडिफाई करनी है, डिलीट करनी है डेटा में, वो सब करते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन जनरेशन।
Automated tools are used to facilitate construction of the software. Even they use the fourth GL techniques, right? सो बेसिकली ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करते हैं ताकि अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बने। बेसिक सीधी सी बात ये कहना चाह रहे, इतना घुमाऊंगा नहीं मैं। फिर टेस्टिंग एंड टर्नओवर, बेसिकली हम जो भी प्रोजेक्ट बन गया अपना उसको सिंपल टेस्ट करते हैं, बस बात करते हैं। ये उसका डायग्राम है, ये रैड मॉडल का डायग्राम। पहले बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, फिर प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग टर्नओवर। बहुत मतलब एक प्रोजेक्ट को हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे तीन, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल, ऐसा, ठीक है। फिर आता है कि व्हेन टू यूज रैड मॉडल, व्हेन द सिस्टम शुड नीड टू क्रिएट द प्रोजेक्ट दैट मॉड्यूलाइजेशन शॉर्ट टाइम। कम टाइम पे अगर अपने को प्रोजेक्ट अच्छा चाहिए, परफेक्ट प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम रैड मॉडल यूज करते हैं। जब रिक्वायरमेंट्स हमने को नोन हो तब यूज करते हैं, टेक्निकल रिस्क कम चाहिए रहता है तब यूज करते हैं। व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी टू मेक अ सिस्टम विच मॉड्यूलराइज्ड इन 2-3 मंथ्स ऑफ पीरियड। जब हमको जरूरी होता है कि कोई एक मॉडल बना जो कि 2-3 महीने में ही अच्छे से काम करे। It should be used only if the budget allows the use of automatic code generating tools। जब तब यूज होना चाहिए जब हमारा बजट जो है वो ऑटोमेटेड चीज़ों को यूज करने के काम है। एडवांटेज ऑफ रैड मॉडल, मॉडल इज फ्लेक्सिबल फॉर चेंज, मॉडल changes are adaptable, each phase in RAD brings highest priority functionality to customer, it reduces development time, it increases the reusability of features, right? फिर आता है डिसएडवांटेज, it required highly skilled designer, all applications is not compatible, small projects we cannot use RAD model, high technical risk, it's not suitable, required user involvement। ये सारी चीजें, ये सब आप पढ़ लोगे, राइट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जैड मॉडल। जैड मॉडल क्या होता है? जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, जैड इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू डिजाइन एंड डेवलप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और सॉल्यूशंस। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सॉल्यूशन बनाने और डिजाइन करने के लिए जैड मॉडल यूज करते हैं। इट कलेक्ट द रिक्वायरमेंट साइड बाय साइड पर एज पर बिजनेस नीड्स while developing new information systems for company, that means JAD involves the client। बेसिकली ये, अगर कोई कंपनी, जैसे रेड मॉडल में अपने को पूरा चीज पता होनी चाहिए थे, इसमें आधा जो चीजें पता रहेंगी बीच में आके बताएगा तो भी हम ये डाल देंगे उसमें। ये होता है जैड मॉडल, राइट। phases of JAD model, the JAD sessions must have well defined objectives and agenda times items। ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए अपने को और एजेंडा क्या है ये पता होना चाहिए बेसिकली। फॉर ड्राइविंग द मीटिंग, क्वेश्चंस एंड आइटम्स आर एसेंस ऑफ द डिस्कशन वेयर वी शुड नॉट एक्सेप्ट फास्ट आंसर्स, राइट। तो पूरा जो फिर जो मीटिंग होता है जहाँ पे प्लान वैन होता है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछो, सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स को रिकॉर्ड करो, सारे एक्शन को असाइन करो, किसको क्या करना है वगैरह, ये सब चीजें होती हैं मीटिंग में। दूसरा तीसरा चीज है कि द एम ऑफ जैड सेशंस इज टू ट्रिगर क्रिएटिव थिंकिंग विच लीड्स टू जॉइंट डिस्कशन एंड दैट रिक्वायर्स एक्सपर्ट। अगर कोई क्रिएटिव चीज बना पा रहा है उस चीजों में से, उसमें कोई क्रिएटिव चीज आपको लग रहा है आप बना सकते हो, आप वो जैड सेशन में बैठ के बता सकते हो कि ये चीजें क्रिएटिव हैं। इसलिए जॉइंट सेशन होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ के जॉइंट सेशन करते हैं, राइट। Teams should help each other in making decision. If the team can't arrive to a decision, then we need to run scheduled JAD sessions known as JAD workshops। अगर टीम, बहुत सारे टीम जो है, मतलब कोई क्या रिजल्ट पे नहीं पहुंचे तो हमको एक जैड सेशन अलाउंस करना पड़ता है, जैड वर्कशॉप, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजें करेंगे, राइट। सारी जो प्रोसेस है वो कैसे काम वर्क होगा। फिर आता है वी नो द मोस्ट that most of the JAD sessions are scheduled in developmental phase, it may happen during the requirement of the project। ये उसके, ये जो है JAD मॉडल का डायग्राम है। पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, फिर सेशन करो, से के लिए प्रिपेयर करो क्या क्या चीजें होंगी, फिर सेशन कंडक्ट करो, फिर डॉक्यूमेंटेशन करो। ये एडवांटेज है JAD का कि प्रोड्यूस और डिजाइन फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, द टीम वर्क बिटवीन कंपनी एंड क्लाइंट हेल्प्स टू रिमूव ऑल रिस्क ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शंस, प्रोसेस इज फास्टर, राइट। ये सारी चीजें होंगी। सो या ये था अपना जेड मॉडल। सो गाइस, दैट्स ऑल गाइस। इसी के साथ अपना फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार, परसों एग्जाम है सॉफ्टवेयर का, तो ये शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बोलो जल्दी जल्दी पढ़ें, टाइम नहीं है अपने पास।
और आज रात या कल दोपहर तक अपन पांचों यूनिट अपलोड कर देंगे। सो या जल्दी जल्दी करें। ओके। या